तो वेलकम क्लास, वेलकम टू द न्यू लेक्चर जिसका नाम है जनरल ऑन्कोलॉजी। जनरल ऑन्कोलॉजी का ये फोर्थ पार्ट है। अभी तक हमने थर्ड पार्ट कर लिया और इंट्रोडक्शन कर लिया, ठीक है। लास्ट थर्ड पार्ट के अंदर हमने पढ़े थे वार्निंग साइन, ठीक है। तो अपने को पता था वार्निंग साइन कितने हैं, CAUTION होता है, वो हमने सारा चीज़ डिस्कस कर लिया था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर जिसके अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पे ईटियोलॉजी, कि व्हाट आर द ईटियोलॉजी ऑफ कैंसर, कि कैंसर की क्या क्या कारण हो सकते हैं। ईटियोलॉजी में दो चीज़ आती है, एक कोज एक रिस्क फैक्टर। देखो, कैंसर का डायरेक्ट कोज मिलना मुश्किल होता है, इसलिए ज़्यादातर कैंसर के क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर होते हैं, ठीक है। कि किस चीज़ से, रिस्क फैक्टर की वजह से कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ईटियोलॉजी हमने दो टाइप से डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक होती है मॉडिफाइएबल, एक होती है नॉन मॉडिफाइएबल। यानी कुछ ऐसे ऐसे रिस्क फैक्टर जो मॉडिफाई किए जा सकते हैं, ठीक है, जिनसे हमें प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर होने से। वहीं कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर जिनको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, जिनको हम काउंटर नहीं कर सकते। जैसे एज है, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो ओल्ड एज के अंदर देखने को मिलते हैं, तो एज को हम चेंज नहीं कर सकते। वहीं ओबेसिटी है, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो ओबेसिटी की वजह से होते हैं, तो हाँ, हम ओबेसिटी को कम करके कैंसर के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम एज को रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी के अंदर दो टाइप ईटियोलॉजी मैंने आपको बताई है, एक होती है मॉडिफाइएबल, एक होती है नॉन मॉडिफाइएबल, ठीक है। तो दो टाइप की ईटियोलॉजी है, एक होती है मॉडिफाइएबल, ठीक है, एक होती है नॉन मॉडिफाइएबल। ठीक है, मॉडिफाइएबल एंड नॉन मॉडिफाइएबल। जो मॉडिफाइएबल होते हैं इसको हम बोलते हैं एक्सोजीनस, और वहीं जो नॉन मॉडिफाइएबल होते हैं इनको बोलते हैं हम एंडोजीनस। एंडोजीनस, ओके। ठीक है, मॉडिफाइएबल एंड नॉन मॉडिफाइएबल। तो हम दोनों को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सोजीनस कोजेस की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सोजीनस कोज। एक्सोजेनस कोज यानी वो कोज जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, जिनसे हम बच सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जैसे मान लो अपनी लाइफस्टाइल, सबसे पहले अपनी लिख सकते हैं लाइफस्टाइल। वी कैन चेंज आवर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के अंदर क्या क्या चीजें आ गई, जैसे ओबेसिटी, सेडेटरी लाइफस्टाइल, सेडिटरी लाइफस्टाइल। सेडेटरी लाइफस्टाइल मतलब ऐसी लाइफस्टाइल जिसके अंदर हम फिजिकल एक्टिविटी करते ही नहीं। मॉर्निंग से इवनिंग तक हम लेटे ही रहते हैं, रात में सो जाते हैं, कुछ भी फ्राइड फूड खाते हैं। जैसे साथ में लाइफस्टाइल के अंदर आ जाएगा डाइटरी हैबिट। डाइटरी हैबिट जैसे जिसके अंदर आ गया फास्ट फूड, ऑयली, फ्राइड, हाई साल्ट, शुगर, लो फाइबर, ठीक है। ऐसी डाइट जिसकी वजह से कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। जैसे फास्ट फूड हो गया, ऑयली फूड हो गया, डीप फ्राइड फूड हो गया, हाई साल्टी फूड हो गया, शुगर हो गया, और एक नॉन वेज फूड हो गया। नॉन वेज के अंदर भी जैसे कुछ टाइप के फूड होते हैं, जैसे रेड मीट हो गया, ठीक है,
तो रेड मीट से भी कैंसर होने का चांस बढ़ता है, ठीक है। डाइटरी हैबिट्स, उसके अलावा और लाइफस्टाइल के अंदर आती है स्मोकिंग एंड एल्कोहल, smoking and alcohol. Smoking is a direct cause of many respiratory related cancer and alcohol is a direct cause of GIT related cancers, ठीक है। तो हम स्मोकिंग को अगर अवॉइड करें तो कैंसर होने का खतरा अपने अंदर रिड्यूस हो सकता है। एल्कोहल को हम इनटेक को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और जैसे इसके अंदर बात करते हैं हम फिजिकल लाइफस्टाइल के अलावा होता है फिर फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स के अंदर जैसे हीट, ठीक है। हीट के अंदर एक कश्मीरी स्किन कैंसर होता है जिसको कांगड़ी बोलते हैं। कांगड़ी एक टाइप का सिगार होता है। सिगार के अंदर क्या खास बात होती है, जो हीट होती है ना वो इनसाइड होती है बंदे का। सपोज करो दिस इज द सिगार, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम ओरली, कोई भी पर्सन है ओरली अपने माउथ के अंदर डाल लेगा और हीट अंदर वाली साइड होती है, बाहर से स्मोक निकलेगा, ठीक है। दिस इज द सिगार। तो सिगार के जैसे ही कांगड़ी होती है, कश्मीर के लोग कांगड़ी को यूज करते हैं, ठीक है, उसे स्मोक करते हैं। ये एक बारी ना CHO में MCQ आया था एक बारी काफ़ी टाइम पहले कि कांगड़ी या कश्मीर स्किन कैंसर किसके अंदर होता है, किस टाइप का होता है। ये एक तो ओरल कैंसर होता है, कश्मीरी स्किन डिजीज के कश्मीरी स्किन पीपल के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर कांगड़ी का यूज होता है, ठीक है। तो ये है हीट के, ठीक है, हीट की वजह से कैंसर होना, ठीक है। देखो हीट की वजह से कैंसर कैसे हुआ है, कांगड़ी कोई अगर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, कांगड़ी बार बार ही सारा दिन कांगड़ी फूक रहा है, ठीक है, या सिगार फूक रहा है, ठीक है, तो सारे दिन क्या है ओरल कैविटी के ऊपर क्या होएगा, हीट लगती रहेगी। तो ओरल कैविटी के ऊपर लगातार हीट लगेगी तो उससे क्या होगा, ओरल कैविटी के अंदर जो सेल्स है ना वे अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में वहाँ पे इन्फ्लामेशन होएगा, इन्फ्लामेशन की वजह से हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया होएगा, हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया के बाद वहाँ पे होएगा मेटाप्लेजिया, फिर डिस्प्लेजिया, और डिस्प्लेजिया कैन चेंज इनटू एनाप्लेजिया। तो ऐसे स्टेजेस होती जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द फिजिकल के अंदर हीट आ गया। और एक चीज होता है फिजिकल के अंदर रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन, रेडिएशन अपने को पता है दो टाइप का होता है, एक आयनाइजिंग, एक नॉन आयनाइजिंग, ठीक है। आयनाइजिंग रेडिएशन और एक नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन के अंदर आ गया जैसे एक्सरेस, गामा रे, बीटा रे। वही नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के अंदर आ गए अपने मोबाइल के सिग्नल। वैसे तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का आज तक कोई डायरेक्ट थ्योरी मिली नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं निकले हैं कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से कैंसर होता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि फ़ोन के अंदर जो रेडिएशंस निकलता है उससे ब्रेन कैंसर हो सकता है, लेकिन कभी ये प्रूफ नहीं हो पाया, ठीक है। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन को भी हम रिस्क फैक्टर के अंदर इंक्लूड करेंगे ठीक है। तो ये थे फिजिकल। अब बात करते हैं हम बायोलॉजिकल। नाउ वी टॉक अबाउट बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कैंसर का कोज बन सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे एग्जाम्पल के लिए एच पाइलोराई बैक्टीरिया। एच पाइलोराई जिसको बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, ठीक है। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई कहाँ पे प्रेजेंट होता है आप सभी को पता है, ये प्रेजेंट होता है अपनी गैस्ट्रिक पार्ट में, ठीक है। तो एच पाइलोराई बैक्टीरिया इज अ कोज ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर, ठीक है। एच पाइलोराई से क्या होएगा, पेप्टिक अल्सर होंगे और पेप्टिक अल्सर की वजह से कैंसर हो सकता है, ठीक है एच पाइलोराई। उसके बाद बायोलॉजिकल के अंदर फंगी, या जिसको कभी कभी फंजाई भी बोल देते हैं। फंजाई के अंदर होता है एक होती है फंजाई एस्परजिलस फंगी, ठीक है, जिसका नाम होता है
जिलस फंगी होती है, एस्परजिलस फंगी होती है। ये फंगी क्या करती है, अल्फा टॉक्सिन्स को रिलीज करती है, अल्फा टॉक्सिन्स को रिलीज करती है। और ये अल्फा टॉक्सिन, इट दिस अल्फा टॉक्सिन कोज लीवर कैंसर। ठीक है, अंडरस्टैंड। एक फंगी होती है जिसका नाम होता है एस्परजिलस फंगी। ये फंगी अल्फा टॉक्सिन्स को रिलीज करती है और अल्फा टॉक्सिन इज अ कोज ऑफ लीवर कैंसर। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं कुछ वायरस। वायरस, तो कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कैंसर का कोज बन सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे वायरस के अंदर लिखेंगे हेपेटाइटिस बी और सी का वायरस, ये क्या करेंगे, लीवर कैंसर कर सकते हैं। ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, ये क्या करेगा, एप्स्टीन बार वायरस इज कोज ऑफ होजकिंस लिम्फोमा। होजकिंस लिम्फोमा। होजकिंस लिम्फोमा। इसके अलावा होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आप सभी ने नाम जरूर सुना होगा। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज अ कोज ऑफ विच कैंसर, सर्वाइकल, सर्वाइकल कैंसर। इट इज ए कोज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, CA। उसके बाद एक और होता है HIV वायरस। HIV वायरस इज अ कोज ऑफ कापोसी सार्कोमा, कापोसी सार्कोमा। कापोसी सार्कोमा भाई कई मल्टीपल फंक्शन, मल्टीपल ऑर्गन्स का कैंसर होता है, जिसके अंदर स्किन भी इंक्लूड होती है, थोड़ा GIT के ऑर्गन्स भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये है कापोसी सार्कोमा। और ना से, और एक और वायरस होता है ह्यूमन हर्प वायरस 8, ह्यूमन हर्प्स वायरस, ह्यूमन हर्प्स वायरस 8, ह्यूमन हर्प्स वायरस नंबर 8। ये वायरस भी कोज करता है कापोसी सार्कोमा। ओके, दिस वायरस आल्सो कोज कापोसी सार्कोमा। ये तो हो गए वायरस। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट का। नाउ वी टॉक अबाउट द एक्सोजिनस, जिसके अंदर एक्सोजिनस के अंदर हम बात करेंगे अब एनवायरनमेंट का। ओके, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर हम बात करेंगे, जैसे इन्वायरमेंट के अंदर जो केमिकल्स रहते हैं, जो स्मोक होता है, स्मोक यानी पोल्यूशन होता है, और पोल्यूशन भी कौन से वाला है यहाँ पे, एयर, जो वाटर पोल्यूशन है। ठीक है, तो इट कैन आल्सो बी अ रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद केमिकल्स के अंदर और क्या क्या चीज होती है, केमिकल्स के अंदर हो सकता है जैसे एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस का आपने नाम सुना होगा। पहले 10-20 साल पहले ना एक अलग तरह की ना छत डलती थी, जिसके अंदर टीन की छत डलती थी ना, वो टीन जो होती है थोड़ी मिट्टी कलर की होती थी। ठीक है, मिट्टी मिट्टी कलर की होती थी, थोड़ी सी सीमेंट जैसी होती है। ठीक है, तो वो एस्बेस्टोस से बनी होती थी। एस्बेस्टोस एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो जब वो छत को तोड़ा जाता था ना, तो एस्बेस्टोस के पार्टिकल्स पूरे इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो जाते थे, और जब हम उसको इनहेल करते थे
तो वे अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में परमानेंटली ओक्लूड हो जाते थे और वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर देते थे। इन्फ्लामेशन होता था यानी सेलुलर चेंजेस स्टार्ट हो जाते थे और ये सेलुलर चेंजेस एक टाइम पे आके कैंसर का भी रूप ले लेते थे। ठीक है, एस्बेस्टोस हो गया, सिलिका हो गया, कोल हो गया, और एक चीज और होती है बेंजीन। बेंजीन बेंजीन का आपने 11th की केमिस्ट्री में जरूर नाम सुना होगा, C6H6 जिसको बोलते थे। बेंजीन इज ए कोज ऑफ ल्यूकीमिया। ठीक है, तो ये सभी हो गए केमिकल कोजेस। ठीक है, दीज आर द केमिकल कोज। ठीक है, अभी तक हमने करा है एक्सोजीनस के अंदर सबसे पहले लाइफस्टाइल, फिर फिजिकल, फिर बायोलॉजिकल, उसके बाद एनवायरनमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कर ली। रेडिएशन कर लिया, वेयर इज रेडिएशन, यस, आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग के अंदर वो होता है ना गामा रेज, बीटा रेज, एक्सरे, जो हम एक्सरे करते हैं। नॉन आयनाइजिंग के अंदर मोबाइल के टावर्स। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये था एक्सोजिनस। अब बात करते हैं हम एंडोजिनस कोजेस की। देखो, अभी तक जितने हमने कोज पढ़े इन सभी को हम अवॉइड कर सकते थे। ठीक है, इनको हम अवॉइड करके कैंसर के होने से बच सकते थे। अब हम पढ़ेंगे वो कोजेस जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, जिनका नाम मैंने बताया एंडोजिनस। यानी नॉन मॉडिफाइएबल। यानी नॉन मॉडिफाइएबल। ठीक है, तो वे कोजेस जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे एज। क्या हम किसी की एज को चेंज कर सकते हैं? जो बच्चा है वो बच्चा ही है, जो एडल्ट है एडल्ट ही है, जो बूढ़ा है वो बूढ़ा ही है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर बच्चों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे ब्लड कैंसर हो गया। वहीं कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर ओल्ड एज के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कोलोन कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया। ठीक है, और कुछ कैंसर ऐसे होते हैं कुछ स्पेसिफिक एज के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे टेस्टिकुलर कैंसर, ज़्यादातर एडल्ट एज के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एज इज अ एंडोजिनस कोज। ठीक है, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद हेरिडिटरी। हेरिडिटरी हेरिडिटरी या हेरिडिटरी एंड जेनेटिक्स। क्या हम किसी के जीन्स को किसी को चेंज नहीं कर सकते? नहीं, जिसके जो जीन्स मिल गए, जिसके अंदर जो जीन्स है वो कभी भी चेंज नहीं होते। ठीक है, तो कई कैंसर ऐसे होते हैं जो हेरिडिटरी, अनुवांशिक, यानी एक फैमिली के, सपोज करो किसी फैमिली में किसी मेंबर को ब्लड कैंसर है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगले उसकी ऑफस्प्रिंग के अंदर भी ब्लड कैंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो ब्लड कैंसर, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, ये हेरिडिटरी होती है, ये जेनेटिक्स के साथ लिंक होती है। ठीक है, तो ये चीज़, जैसे इसके अंदर एज एज रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। हेरिडिटी और जेनेटिक्स के अंदर हम एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया। ओके, उसके बाद रेस। देखो, वी ऑल आर इंडियन रेस। हमारे इंडियन रेस के अंदर कुछ अलग टाइप के कैंसर देखने को मिलते हैं, जैसे भाई अपने यहाँ पे लंग्स कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। वहीं अफ्रीकन रेस में आप चले जाओ, जो अफ्रीकन पीपल होते हैं वहाँ पे ब्लड रिलेटेड कैंसर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, अफ्रीका में। आप यूएसए के अंदर चले जाइए, अमेरिका और यूरोप के अंदर चले जाइए, वहाँ पे लीवर रिलेटेड कैंसर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भाई जो फास्ट फूड का कल्चर है, वहाँ पे खाने में ज़्यादातर फास्ट फूड खाते हैं। आप चले जाइए जापान साइड, जापान साइड आप जाओगे वहाँ पे कोलोन रिलेटेड कैंसर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ के फूड हैबिट क्या है,
ज़्यादातर फिशरीज के ऊपर डिपेंड करता है, फिश वगैरह वहाँ पे ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो रेस इज ऑल्सो अ एंडोजेनस फैक्टर, रेस को आप चेंज नहीं करते, जिसका जिस रेस में बर्थ हो गया वो उसी रेस में रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम जेंडर, ठीक है। जेंडर, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो जेंडर स्पेसिफिक होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, वो मेल्स के अंदर नहीं पाया जाता इतना ज़्यादा, हाँ मिल सकता है, कुछ मेटास्टेसाइज होने के बाद ब्रेस्ट चेस्ट में पहुंच सकता है, ठीक है। चलो ब्रेस्ट कैंसर छोड़ो, आप यूट्राइन कैंसर है, क्या मेल के अंदर देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। प्रोस्टेट कैंसर किसी फीमेल के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कई कैंसर जेंडर स्पेसिफिक भी होते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके एंडोजिनस फैक्टर, एंडोजिनस इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ कैंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। नाउ वी टॉक अबाउट द डायग्नोसिस। अपने को वार्निंग साइन पता चल गए, अपने को कोज पता चल गए, तो अब हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि इस किसी पर्सन के अंदर कोई स्पेसिफिक कैंसर है, ठीक है। तो कोई भी सपोज करो यू आर अ नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, posted in any OPD, and any person came to you with specific symptoms कि तो how do you distinguish, how do you find that the person is suffering from any specific cancer, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी पर्सन आपके पास आता है, आप क्या करते हो, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो और हिस्ट्री कलेक्शन करते हो। पहला काम क्या होता है भाई, हमने पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन लेना, पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री, पेशेंट की सर्जिकल मेडिकल हिस्ट्री, सारी तरह की हिस्ट्री अपने को कलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। पेशेंट से पूछना है कि आपको कोई क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं, कितनी टाइम से आ रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी से आ रहे हैं, ठीक है। और क्या आपकी फैमिली में किसी को पहले कैंसर हुआ है, क्या आपके फैमिली में किसी को रेडियोथेरेपी मिली है, क्या आपको कभी कोई रेडियोथेरेपी मिली है, क्या आप स्मोक करते हो, क्या आप अल्कोहल लेते हो, आपकी डाइटरी हैबिट क्या है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है। सारा हिस्ट्री कलेक्ट करके फिर आप स्टार्ट करते हो फिजिकल एग्जामिनेशन, पहले इंस्पेक्शन, फिर पाल्पेशन, फिर परकशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने को कर लेनी है, ठीक है। तो डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, सबसे पहला स्टेप। कोई भी पर्सन आपके पास आता है उसका हिस्ट्री कलेक्ट करो, हिस्ट्री में पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है, लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट, एनी ऑफ कैंसर हिस्ट्री, ठीक है। ये सारी हिस्ट्री कलेक्ट कर लेनी है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपने को चारों तरह से फिजिकल एग्जामिनेशन कर लें, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ठीक है, सारे तरह का अपने को फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेना है, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कॉमन इन्वेस्टिगेशन टेस्ट से, ठीक है। ये सारी चीज़ करने के बाद अब हम करेंगे स्पेसिफिक कॉमन टेस्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन इन्वेस्टिगेशंस करेंगे पेशेंट के। कॉमन इन्वेस्टिगेशन जैसे ब्लड एग्जामिनेशन, जैसे ब्लड एग्जामिनेशन करनी है, ब्लड एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, टोटल ब्लड काउंट यानी CBC, LFT, RFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, और लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये सारे कॉमन टेस्ट अपने को कर लेने हैं। उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर स्पेसिफिकली बात करते हैं। एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन कर रह गया, दोबारा इसको लिख लेते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम इंस्पेक्शन करते हैं सबसे पहले। तो इंस्पेक्शन के अंदर हम स्पेसिफिक पार्ट को इंस्पेक्ट करेंगे, जैसे अगर पेशेंट बोल रहा है कि मेरे ईयर के अंदर से कोई डिस्चार्ज होता है, तो हम ईयर को एग्जामिनेशन करने के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं ओटोस्कोपी। ओटोस्कोपी यानी ईयर एग्जामिनेशन।
ओटोस्कोपी कर लेंगे। उसके बाद पेशेंट बोलेगा मेरे को आंख में ब्लर विजन होता है, ठीक है, तो आंखों को एग्जामिन करने के लिए क्या करेंगे, ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी यानी आईज एग्जामिनेशन। ओपी, अरे क्या स्पेलिंग होगी ये ऑप्थेल्मो की, ऑप्थेल्मोस्कोपी, ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोपी होगी। उसके बाद हम करेंगे प्रोक्टोस्कोपी। प्रोक्टोस्कोपी इज इंपॉर्टेंट। प्रोक्टोस्कोपी यानी एग्जामिनेशन ऑफ क्या, प्रोक्टोस्कोपी। प्रोक्टोस्कोप से हम क्या एग्जामिन करते हैं हम एग्जामिन करते हैं रेक्टम को, ठीक है। और इस चीज को आप कीजिए हाईलाइट। सीएचओ में आया हुआ एमसीक्यू है, प्रोक्टोस्कोपी के अंदर हम कौन से पार्ट को एग्जामिन करते हैं, इसके अंदर किस चीज का हेल्प लेते हैं, हम लेते हैं प्रोक्टोस्कोप का हेल्प। प्रोक्टोस्कोप कैसा होता है, एक ऐसा एक तरफ से थोड़ा सा वाइड और वहीं दूसरी तरफ से थोड़ा सा नैरो, अरे कुछ ज़्यादा ही नैरो हो गया है, तो एक तरफ से थोड़ा सा नैरो और इधर एक डंडा सा पकड़ लेते हैं। दिस इज द प्रोक्टोस्कोप, ठीक है। डॉक्टर क्या करेगा, प्रोक्टोस्कोप के अंदर अपने को पता होना चाहिए, इसको तो बोलते हैं हम प्रोक्टोस्कोप। और प्रोक्टोस्कोप किस पोजीशन के अंदर करते हैं, हम ज्यादातर करते हैं नी चेस्ट पोजीशन के अंदर। नी चेस्ट पोजीशन के अंदर प्रोक्टोस्कोपी होती है। ठीक है, प्रोक्टोस्कोप के द्वारा नी चेस्ट पोजीशन में पेशेंट को करके, और बिफोर प्रोक्टोस्कोपी अपने को बाउल क्लीन करनी होती है, ठीक है, बस ये चीज। ओके, दिस इज द प्रोक्टोस्कोपी। प्रोक्टोस्कोपी के बाद हम करेंगे कोल्पोस्कोपी। कोल्पोस्कोपी, कोल्पोस्कोपी मानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोल्पोस्कोपी एम्स में पूछा गया एमसीक्यू है कि कोल्पोस्कोपी के अंदर हम क्या एग्जामिन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्स के द्वारा पूछा गया, एम्स भोपाल ने पूछा था। देखो, प्रोक्टोस्कोपी तो पता हो गया, कोल्पोस्कोपी सी से कोल्पोस्कोपी और सी से ही सर्विक्स, ठीक है। और सर्विक्स से पहले कौन सा ऑर्गन आता है फीमेल के अंदर, वेजाइना, ठीक है, सर्विक्स एंड वेजाइना, ठीक है। तो वेजाइना का एग्जामिनेशन आ जाए या सर्विक्स का एग्जामिनेशन, आपका आंसर क्या होएगा, सेम, कोल्पोस्कोपी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी के अंदर हम क्या करते हैं, पेल्विक और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को एग्जामिन करते हैं। एक इन्वेजिव टेक्निक होती है जिसके अंदर हम एक छोटा सा इंसिजन, हाफ इंच का इंसिजन लगाते हैं, 1/2 हाफ इंच का हम इंसिजन लगाते हैं एब्डोमिन के अंदर, और एयर को इन्फ्लेट करके पूरे एब्डोमिन के अंदर एक कैमरा डालते हैं उस हाफ इंच इंसिजन से, और सारे ऑर्गन को एग्जामिन करके कैमरे को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज लेप्रोस्कोपी, ठीक है। इसके अंदर हम करते हैं पेल्विक और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को एग्जामिन, ठीक है, पेल्विक एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स, ठीक है। इसके अंदर हम छोटा सा इंसिजन लगा के केवल हाफ इंच का प्रोब को डालते हैं उस एरिया के अंदर और एग्जामिन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेप्रोस्कोपी। उसके बाद होता है ईआरसीपी। ईआरसीपी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोली एंजियो पेनक्रियाटोग्राफी। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोली एंजियो पेनक्रियाटोग्राफी।
This is the full form of ERCP. एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिएंजियो पेनक्रियाटोग्राफी। इसके अंदर हम दो चीज़ एग्जामिन करते हैं मेनली ईआरसीपी के अंदर, एक तो पेनक्रियाज के हेड को और एक गोल ब्लैडर को। मेन दो ऑर्गन को हम एग्जामिन करते हैं। ठीक है, पेनक्रियाज को और गोल ब्लैडर को। ठीक है, तो इसके अंदर वैसे तो दो ऑर्गन्स को एग्जामिन करने हैं, लेकिन इसमें जैसे कॉमन बाइल डक्ट हो गई, पेनक्रियाटिक डक्ट होगी, कॉमन हिपेटिक डक्ट तक को भी इसके अंदर एग्जामिन कर सकते हैं। दिस इज ERCP। ठीक है, ERCP क्या होता है? एक टाइप की एंडोस्कोपी होती है। ठीक है, एक छोटा सा एंडोस्कोपी होती है जिसके अंदर हम एंडोस्कोपिक प्रोब को GIT के थ्रू अंदर डालते हैं। पहले ड्यूोडेनम में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर नहीं, पहले इसोफेगस में, फिर स्टमक में, फिर ड्यूोडेनम में, और एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू लीवर को हम एग्जामिन कर लेंगे, विजुलाइज कर लेंगे, और ऊपर गोल ब्लैडर को हम विजुलाइज कर लेंगे। ठीक है, और वापस उसी रास्ते से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ERCP। ERCP के जैसे ही होती है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी का एडवांस रूप होता है ERCP। एंडोस्कोपी में हम क्या चीज एग्जामिन करते हैं? हम करते हैं अपर GIT को। आपको पता है एंडोस्कोपी क्या होता है? एक पेशेंट के अंदर एक कैमरा डालते हैं, कैमरा टाइप प्रोब डालते हैं वाया GIT टू एग्जामिन, टू विजुअलाइज अपर GIT। ठीक है, जैसे एंडोस्कोपी ज़्यादातर करते हैं हम अल्सर वाले पेशेंट के अंदर कर लेते हैं, गैस्ट्रिक पार्ट को विजुलाइज करने के लिए, गैस्ट्रिक के अंदर कोई कैंसर नहीं है, स्टमक के अंदर कोई भी इशू होता है ना, तो हम एंडोस्कोपी करते हैं ज़्यादातर। ओके, एंडोस्कोपी हो गया। ओके, अब बात करते हैं हम फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद कुछ कॉमन इन एग्जामिनेशन टेस्ट की, जैसे एक्सरे, CT स्कैन, MRI, पेट स्कैन। एक्सरे, CT स्कैन, MRI, USG, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट। उसके बाद बात करते हैं हम इन्वेजिव टेस्ट की। उसके बाद बात करते हैं इन्वेजिव टेस्ट के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहला टेस्ट है बायोप्सी। बायोप्सी ज़्यादातर दो टाइप की जाती है। ठीक है, सबसे पहले बायोप्सी है एक कंफर्मेटरी टेस्ट। किसी भी कैंसर के लिए अगर कोई कंफर्मेटरी टेस्ट पूछा जाए तो वो है बायोप्सी। ठीक है, बायोप्सी क्या होता है? किसी कैंसर की ट्यूमर से एक छोटे से पार्ट को कट करके बाहर निकालना और उस पार्ट को एग्जामिन करना लैब के अंदर अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो दिस इज द बायोप्सी। बायोप्सी इज द बिल्कुल कंफर्म टेस्ट। अगर किसी को कैंसर है, अपने को 100% कंफर्म बताना है, तो उसके लिए एक ही टेस्ट है अपने पास, बायोप्सी। ठीक है, तो बायोप्सी भी ज़्यादातर दो टाइप की होती है, एक होती है इंसिजनल, एक होती है एक्सीजनल। एक होती है इंसिजनल, एक होती है एक्सीजनल। ठीक है, इंसिजनल में क्या होता है? एक छोटे से पार्ट को कट करके बाहर निकालते हैं। एक्सीजनल के अंदर क्या करते हैं? पूरे के पूरे ट्यूमर को कट करके बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इंसिजनल के अंदर कलेक्शन ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ ट्यूमर,
वहीं एक्सीजनल के अंदर क्या करते हैं हम, टोटल ट्यूमर इज रिमूव्ड, रिमूव करके पूरी के पूरे ट्यूमर को निकाल के उसको एग्जामिनेशन के लिए हम भेज देते हैं। दिस इज द एक्सीजनल बायोप्सी। अब बायोप्सी का ही एक एडवांस वर्जन होता है जिसको हम बोलते हैं FNAC। इसका मतलब होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ठीक है, ये बायोप्सी का एक एडवांस रूप होता है। बायोप्सी के अंदर हमने कुछ ज़्यादा कट, बड़ा कट लगाना पड़ता है, वहीं FNAC के अंदर बायोप्सी से बहुत ही छोटा कट लगाना होता है। ठीक है, FNAC वो उसको बोलते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसके अंदर FNAC और बायोप्सी दोनों ही करी जाती है अंडर USG गाइड। बायोप्सी की भी और FNAC भी दोनों USG गाइडेंस के अंदर कराया जाता है। और FNAC के अंदर पूछा गया था कि इसके अंदर कितनी गोज की नीडल को यूज करते हैं। वैसे तो हर कंट्री के हिसाब से और हर टाइप के कैंसर के हिसाब से गोज नीडल का चेंज हो सकता है, लेकिन इंडियन सिनारियो की बात करा जाए तो यहाँ पे 24 गोज की नीडल का यूज किया जाता है। किसके अंदर, FNAC के अंदर। ठीक है, तो ये थी आपकी FNAC और बायोप्सी। सर इसको करो आप हाईलाइट। दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। दो टाइप की बायोप्सी होती है, इंसिजनल और एक्सीजनल और FNAC। ठीक है, और बायोप्सी का जैसा ही अगर किसी को ब्लड कैंसर है ना, तो वहाँ पे बायोप्सी की तरह ही एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है बोन मैरो एस्पिरेशन। ठीक है, बोन मैरो की बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी। ठीक है, दिस इज द इन्वेस्टिगेशन टेस्ट यूज्ड फॉर ब्लड रिलेटेड कैंसर, क्योंकि ब्लड कहाँ पे फॉर्म होता है, बोन मैरो के अंदर। तो अगर ब्लड रिलेटेड कैंसर है तो उसको कंफर्म करने के लिए अपने को बोन मैरो का सैंपल निकालना पड़ेगा और उसको लैब के अंदर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसको किसके अंदर यूज करा जाता है, इन ल्यूकीमिया, मल्टीपल माइलोमा, होजकिंस लिम्फोमा, नॉन होजकिंस लिम्फोमा, इन सभी के अंदर हम क्या करते हैं, बोन मैरो बायोप्सी को यूज करते हैं। ठीक है, बोन मैरो बायोप्सी के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज द साइट, मोस्ट कॉमन साइट फॉर बोन मैरो बायोप्सी। तो बोन मैरो बायोप्सी के अंदर डिपेंड करता है कि पेशेंट आपके पास एडल्ट है या चिल्ड्रन है। अगर एडल्ट है तो साइट डिफरेंट होएगी और चिल्ड्रन है तो साइट डिफरेंट होएगी। अगर एडल्ट की बात करा जाए, मोस्ट कॉमन साइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बोन मैरो बायोप्सी इन एडल्ट, तो दिस इज द इलियक स्पाइन, जो अपनी अपनी होती है ना हिप्स की बोन, उसकी इलियक स्पाइन को के अंदर से। ठीक है, इस इलियक स्पाइन, और वो भी पीछे वाली यानी पोस्टीरियर, पोस्टीरियर इलियक ऑफ हिप बोन। ठीक है, और इसको कीजिए आप हाईलाइट। ठीक है, और वहीं अगर चिल्ड्रन की बात करा जाए तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन साइट होती है टीबिया। ठीक है, टीबिया बोन, यहाँ पे होती है टीबिया बोन। ठीक है, तो देखो, अगर आपके पास MCQ आता है कि एक 5 साल का बच्चा है तो उसके अंदर बोन मैरो बायोप्सी की मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी, तो यहाँ पे आपको मोस्ट कॉमन साइट 5 साल के बच्चे के अंदर आप टीबिया नहीं लिखोगे। यहाँ पे चिल्ड्रन को कंसीडर किया जाता है वो बच्चा जिसकी एज लेस देन
2 ईयर है उसी को हम चिल्ड्रन कहेंगे। 2 साल से ज़्यादा होएगा ना, अगर 3 साल का भी है तो वहाँ पे मोस्ट कॉमन साइट हम लेंगे पोस्टीरियर इलियक स्पाइन। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब बात करते हैं हम कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट की। नाउ वी टॉक अबाउट सम स्क्रीनिंग टेस्ट। अब हम बात करते हैं कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट की। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे सबसे पहले होता है टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, इसके अंदर पूछा जाता है कि ये किस एज पे स्टार्ट करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन स्टार्टेड एट 15 ईयर। हर वो एडल्ट मेल जिसकी एज 15 ईयर हो चुकी है उसको टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन स्टार्ट कर देना है 15 साल की उम्र से, हर मंथ एक फिक्स डेट पे। ठीक है, मंथली एट फिक्स डेट। हर एडल्ट को अपने को बताना है कि आपको मंथ में एक बारी अपना टेस्टिस को एग्जामिन करना है। क्या करना है, फिक्स डेट कर लेनी है। जैसे सपोज और किसी का बर्थडे 26 को है, जैसे 26 को बर्थडे है तो 26 को बर्थडे है तो उसको बताना है कि आपको हर महीने 26 तारीख को शावर लेना है और शावर लेने के बाद अपने टेस्टिस को पालपेट करके देखना है कि किसी का साइज के अंदर इरेगुलरिटी तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो फॉर्म नहीं हो रहा है, कोई ड्रैगिंग पुलिंग सेंसेशन तो नहीं आ रही। ठीक है, तो इसको कीजिए आप हाईलाइट। ओके, दिस इज टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। इसका कारण 15 साल ही क्यों है, क्योंकि टेस्टिस कैंसर होने का मोस्टली जो रिस्क होता है ना 20 से लेकर 40 एज के बीच में होता है, 20 to 40। ठीक है, इसलिए हम करा देते हैं 15 से स्टार्ट। उसके बाद सेकंड मेमोग्राफी। मेमोग्राफी से पहले करो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। हर वो फीमेल जिसकी एज 20 हो चुकी है उसको मंथ में एक बारी अपनी ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिन करना है, इंस्पेक्शन करना है और पालपेट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर लिखते हैं स्टार्टिंग एट 20 ईयर्स। 20 ईयर्स में भी कब, यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे कि मंथली एट फिक्स डेट, यहाँ पे हम बोलेंगे 7th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, 7th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, और अगर कोई फीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ही नहीं, वो या तो मेनोपोजल है या उसकी यूट्रस रिमूव कर रखी है, तो उस केस के अंदर हम क्या बोलेंगे, मंथली एट फिक्स डेट। मंथली एट फिक्स डेट। अगर कोई फीमेल जिसके अंदर यूट्रस को निकाल रखा है, हिस्टेक्टमी हो रही है या पोस्ट मेनोपोजल है, तो उसके अंदर हम कब करेंगे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन,
मंथली एट फिक्स डेट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पेप्समियर की। पेप्समियर कौन से कैंसर के लिए होता है? सर्वाइकल कैंसर के लिए। ठीक है तो पेप्समियर हर साल में एक बार ही किया जाता है, और इसको पेप्समियर को करना स्टार्ट कर देते हैं हम 21 ईयर पे एनुअली। और इस चीज को कीजिए आप हाईलाइट, साल में एक बारी 21 साल से स्टार्ट करेंगे, और साल में हर साल एक बारी अपने को पेप्समियर एग्जामिनेशन कराना है। ठीक है अब एक चीज बीच में बच गई थी, वो था मेमोग्राफी। मेमोग्राफी इज यूज टू डायग्नोस ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो मेमोग्राफी पूछा जाता है कब से स्टार्ट करते हैं? ये 40 साल की एज के बाद स्टार्ट होता है, हर 1-2 साल में एक बार ही कराना होता है। ठीक है, दिस इज द मेमोग्राफी फॉर यू। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।